घटना के बाद एसपी साहब ने बयान दिया कि हम इसके लिए एसआईटी गठन कर रहे हैं। क्या एसआईटी गठन करने से धर्मेंद्र कुमार की फैमिली जीवित हो जाएगी या उसको कुछ मुआवजा मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। आप लोगों का ये सिर्फ बहलावा है और कुछ नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल मोड़ पर पहुंच करके सब परिवार पूरा समूचे परिवार पहुंच करके वहीं पर आत्मदाह कर लेंगे। हमने आज से नहीं 8 महीनों से न्याय की पुकार लगा रहे हैं। 8 महीनों से मेरा हर काउंटर पर मेरा ये आवेदन मिलेगा आपको। हर काउंटर पर बिहार शरीफ के जितने भी पदाधिकारी हैं सब काउंटर में मेरा ये आवेदन आपको मिलेगा। कि 19/2/2025 को सुबह 5 बजे मेरे घर से आकर के मुझे उठाया गया था। उसके बाद 21/2/2025 को मुझे रिहा किया गया था, वो भी दफ्तर एसडीओ ऑफिस में जा करके मैंने ये रिपोर्ट दिखाया तो एसडीओ ऑफिस से किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि आपका जो थाना है वो मैनेज कर लिया गया है। नमस्कार साथियों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे बैनर देख रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, और इस बैनर से संबंधित एक और भी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आज बात करते हैं फिर से। तो सर, आपके साथ जो बैंक का एक फ्रॉड हुआ था लोन से संबंधित, तो उसमें जो है आगे का जो भी है आगे क्या कार्रवाई हुई है? आगे कार्रवाई के नाम पर हमें बस दिलासा मिला है और कुछ भी नहीं, बस दिलासा ही है। तो आगे जो भी कार्रवाई है, आपने जो है लोन में जब आपको इंसाफ नहीं मिला, लोन में आपके साथ फर्जरी कर दिया गया बैंक और बाहर में बिचौलियों के बीच, तो आपने भूख हड़ताल किया था हॉस्पिटल मोड़ पर। तो हॉस्पिटल मोड़ पर जो भूख हड़ताल किया था उससे क्या वहाँ पे कौन कौन मिलने आया और क्या कार्रवाई हुआ उस पर? लेकिन मिलने का बात किया जाए तो हमने धरना जो दिया था और भूख हड़ताल जो किया था उस समय वहाँ कुछ हमारी जनसंख्या कम थी। जनसंख्या कम होने के कारण हम लोगों को कोई देखने के लिए नहीं आया। पूछने का तो बहुत दूर की बात है, कोई देखने तक नहीं आया कि इन लोगों ने कर क्या रखा है, बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, पूछने का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उसके बाद और भी आप कहाँ कहाँ गुहार लगाएं, कहाँ कहाँ आवाज़ लगाए हैं इंसाफ के लिए? देखिए, हमने इंसाफ के लिए एसपी साहब से गुहार लगाई थी, उसके बाद फिर डीएम साहब से भी गुहार लगाई है। तो सारा मामला जो है इनडायरेक्टली होकर के थाना ही पहुंच रहा है। हम चाहे कहीं भी आवेदन दें, कहीं भी इंसाफ के लिए पुकार लगाएं, इनडायरेक्टली जाकर के थाना में अंकित हो जा रहा है। तो थाना से जो है हमारे विरोध में रिपोर्ट आ रहा है, तो वहाँ से हमको कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कि हमको कोई उम्मीद मिलेगा कि हमको थाना इंसाफ करके देगी। अगर थाना को इंसाफ करके देना होता तो हमको जो ये रिपोर्ट है मेरे पास, अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये रिपोर्ट है मेरे पास, इसमें साफ साफ अंकित है, सदर थाना टीओपी है मोहम्मद साहिद। हाँ, मोहम्मद साहिद जी द्वारा दिया हुआ ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से एकदम सीधा समझ में आता है कि ये रिपोर्ट एक पक्षीय है जी। सरकारी दफ्तर के ही अनुभवी लोगों से मैंने पूछा है, बाहर से नहीं। सरकारी दफ्तर एसडीओ ऑफिस में जा करके मैंने ये रिपोर्ट दिखाया तो एसडीओ ऑफिस से ही किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि आपका जो थाना है वो मैनेज कर लिया गया है। साहिद कुमार मैनेज है। आप इसको अगर आप डीएम जी के पास दीजिए, एसपी साहब के पास दीजिए, कहीं आवेदन दीजिए, आपका कुछ भी होने नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका थाना दरगाह टीओपी मैनेज हो रखा है, वो आपके विरोध में देगा रिपोर्ट। आप वहाँ आवेदन दीजिए तब भी वही रिपोर्ट देगा, आप वहाँ आवेदन दीजिए वही रिपोर्ट देगा। आपका कहीं कोई सुनवाई नहीं होगा। इसलिए आप इस सब से उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको कोई इंसाफ मिलेगा। आपको डीएम साहब से, एसपी साहब से भी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएम साहब और एसपी साहब के पास आपका बात पहुँचेगा ही नहीं। आगे का क्या सोचे? देखिए, जब उन्होंने इतना बताया तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको क्या कहते हैं वाकई में इंसाफ चाहिए, आप इतना प्रयास कर रहे हैं तो एक प्रयास और भी कीजिए कि आप उपभोक्ता जो है उसमें एफआईआर कीजिए या फिर कचहरी से एफआईआर कीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ हो सकता है। अगर फिर से आप कचहरी जाते हैं, ये सारा चीज़ आप जाएंगे तो वहाँ से तो आपको उम्मीद नहीं है
नहीं नहीं, उम्मीद तो देखिए, उम्मीद तो कचहरी से भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है हमारे भारत में अगर कोई केस होता है तो उसमें फैसला आने में, इंसाफ मिलने में कितना समय लगता है। लेकिन अगर ये इंसाफ नहीं मिलता है तो हमने धरना के समय में ही ये बात कह रखा था कि हम लोग क्या कहते हैं, 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उसी के लेकर के हर साल 15 अगस्त को हमारे यहाँ क्या कहते हैं आज़ादी का उत्सव मनाया जाता है। उसी 15 अगस्त 2025 में हम लोग पूरे परिवार के साथ बैंक हॉस्पिटल मोड़ के चौराहे पर पूरे परिवार आत्मदाह कर लेंगे, ये हमने घोषणा किया था। पर मुझे लगता है कि ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा आत्मबल और मेरे परिवार का आत्मबल टूटता जा रहा है, जिससे हमको उम्मीद था कि हमको एसपी साहब से क्या कहते हैं इंसाफ मिलेगा, डीएम साहब से इंसाफ मिलेगा, वो उम्मीद भी अब खत्म हो गया है। तो हम लोगों के पास साहस भी खत्म हो रहा है लड़ने का, और उम्मीद नहीं है कि हम लोग 15 अगस्त तक भी लड़ पाएंगे। और उससे पहले ही लगता है हम लोग हॉस्पिटल मोड़ पर पहुंच करके सब परिवार, पूरा समूचे परिवार पहुंच करके वहीं पर आत्मदाह कर लेंगे। नालंदा जिला के शासन प्रशासन को आग तक नहीं खुली कि ये सूदखोरी, इतना घूसखोरी इतना बढ़ गया है। हमने आज से नहीं 8 महीनों से न्याय की पुकार लगा रहे हैं। 8 महीनों से मेरा हर काउंटर पर मेरा ये आवेदन मिलेगा आपको, हर काउंटर पर बिहार शरीफ के जितने भी पदाधिकारी हैं सब काउंटर में मेरा ये आवेदन आपको मिलेगा। उसके बावजूद भी हम पर कोई ध्यान नहीं है। क्या समझे इसका क्या मतलब है? आप प्रशासन सो रखे हैं। देख लीजिए, ये उम्मीद खो करके 8 महीने से भाग दौड़ करके थक चुके हैं, 3 दिवसीय भूख हड़ताल कर चुके हैं। सारे पदाधिकारी के टेबल पर इनका आवेदन है। थक हार करके अगर आप बिहार शरीफ से हैं तो आपको खबर पता होगी, 3 दिन पहले पावापुरी में इसी तरह से कर्ज से डूबा हुआ व्यक्ति कर्ज और सूद से दब करके और कुछ सूदखोरों की वजह से पूरे परिवार के साथ जहर खा करके सभी लोग सुसाइड कर लिए थे। और उसी तरह से कुछ नक्शे कदम पे ये कह रहे हैं, इनका भी दावा है कि मैं 15 अगस्त 2025 से पहले इसी तरह का कुछ कदम उठाऊंगा अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है तो इन सारी चीज़ों को प्रशासनिक अधिकारियों को देखना चाहिए कि कहीं एक घटना हुई है लगे दूसरी घटना ना हो जाए। और सूदखोरी जो है और इस तरह से जो लोन का फ्रॉड है, ये पैसे का जो मामला है आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है जिले में, और इन सारी चीज़ों की वजह से लोग किस तरह से परेशानी झेल रहे हैं। और जो लोग हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई फ्रॉड आदमी नहीं है, ये एक व्यावसायिक आदमी है। और ये व्यवसाय करते थे जब ये जो आपका पत्थर गिलास होता है टेम्प्रोरी रूप का, जो ये शादी विवाह में चलता है, तो इन सारे का इनका व्यवसाय था। जो भी 8 महीने से ठप है और उन सारे चीज़ों को छोड़ करके ये लोन वाले पैसा रिकवर करने में लगे हुए हैं। लोन 10 लाख का लोन लिया था अपने व्यवसाय को आगे और बढ़ाने के लिए। जहाँ इनका फ्रॉड हो गया था वो आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या ऊपर कहीं यही वीडियो में डाल दूंगा। तो इन सारी चीज़ों से ये थक चुके हैं। और साथ ही साथ इनका एक और चौंकाने वाला खुलासा ये कर रहे हैं कि इन सारे मामलों की दौड़ धूप के बीच में इनका जो विपक्षी है, इनको 2 दिन से अपहरित रूप से रखा भी गया था। इनको 2 दिन से उसमें क्या आपको हम बताना चाहेंगे कि 19/2/2025 को सुबह 5 बजे मेरे घर से आकर के मुझे उठाया गया था। उसके बाद 21/2/2025 को मुझे रिहा किया गया था। वो भी रिहा उन्होंने नहीं किया था, रिहा मैंने 112 पे कॉल कैसे भी करके 112 पे कॉल किया, उनको लोकेशन अपना दिया, तब वो जाकर के 112 मेरे पास आई, तब मैं वहाँ से निकला। इस तरह का अपहरण मेरे साथ हुआ। इस तरह से मेरे को जान से मारने की लगातार धमकी, मैं दिखाऊंगा, मेरे पास सबूत है कि किस तरह से मेरे पास धमकियाँ आती है जान से मारने की। तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिए। इस डर से हम अभी 8 महीने से घर नहीं गए हैं, डर के मारे। उसके बाद बताते हैं आपको क्या कहते हैं, सूद 1% ब्याज दर अविनाश कुमार से तय था। 10% ब्याज दर का जबरदस्ती मांग हो रहा है। अगर नहीं 10% ब्याज दर दीजिएगा तो आपका फैक्ट्री हम नहीं छोड़ेंगे, आपका फैक्ट्री हम हड़प लेंगे, ऐसा कहना होता है अविनाश कुमार का।
तो माफियाओं का देखिए कि किस तरह से जाल है कि एक तरफ से इनको लोन के लिए परेशान किया जा रहा है, दूसरी तरफ से इनका हाथ पैर एक तरह से कहिए तो तोड़ दिया गया। कहने का मतलब ये है कि इनका जो कमाई का जरिया था उस पे भी किसी और पार्टी ने, जहाँ से ये मदद के लिए थे 1-2 लाख रुपए का, तो उन्होंने इनके फैक्ट्री पे कब्जा कर रखा है। ये पूरा मामला आपको समझ में आएगा पुरानी वीडियो देखने पे, और ऐसे आप समझ जाइए जनरली कि इनका फैक्ट्री भी किसी पार्टी ने कब्जा कर रखा है। 10 लाख रुपया का लोन लिया था, वो भी पैसा कहीं और फ्रॉड में चला गया। तो ये पूरी तरह से इनका हाथ और पैर जो है बंद चुका है किसी तरह, और पूरे कहीं कोई अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं। इनका जो विपक्षी है थाना मैनेज किए हुए है, बैंक मैनेजर मैनेज किए हुए है, इसी तरह का ये सारी शिकायत इनकी है। और इन सारी चीज़ों का कार्रवाई के लिए इन्होंने भूख हड़ताल तक किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब अंत में ये आत्मदाह की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र कुमार जी का जो न्यूज आया था 2-3 दिन पहले हम बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र कुमार भाई का जो अभी घटना हुआ, उस घटना के बाद एसपी साहब ने बयान दिया कि हम इसके लिए एसआईटी गठन कर रहे हैं। क्या एसआईटी गठन करने से धर्मेंद्र कुमार की फैमिली जीवित हो जाएगी या उसको कुछ मुआवजा मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। आप लोगों का ये सिर्फ बहलावा है और कुछ नहीं। अगर एसआईटी गठन करनी है तो एसआईटी उससे पहले कीजिए ना। आत्मदाह करने के बाद एसआईटी का क्या करेगा आदमी? जब आदमी नहीं रहेगा तो एसआईटी का क्या आचार लगाएंगे हम? अगर मान लीजिए हम आज आत्मदाह कर लेते हैं, पर पीड़ित तो हैं, परेशान भी हैं, तो हम अगर आज आत्मदाह कर लेते हैं, कल डीएम साहब, एसपी साहब आकर के एसआईटी का गठन करेंगे, तो एसआईटी से क्या मुझे न्याय मिलेगा? मुझे न्याय क्या मिलेगा? मुझे कहाँ से संतोष मिलेगा? मेरे फैक्ट्री को कौन देखेगा? मेरे घर को कौन देखेगा? तो ये देखिए नालंदा जिला जो नीतीश कुमार का गृह जिला भी कहा जाता है, और वहाँ कर्ज से संबंधित किस तरह से मौत हो रही है और किस तरह से लोग अभी भी फंसे हुए प्रताड़ित हैं और इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि हमें भी आत्मदाह करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो साथ ही साथ में बिहार शरीफ में चुनावी माहौल को लेकर के जितने भी नेता हैं सभी एक्टिव हैं, उन सभी नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि विकास के नाम पर तो बहुत सारे इलेक्शन लड़े गए, चुनाव लड़े गए और लड़ा भी जा रहा है उसी तरह से पॉइंट रख करके। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को मदद करना भी, आप क्या इनके लिए आप लोग आवाज़ नहीं बनेंगे? क्या जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनका सहारा कौन बनेगा? अब जनता, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है सब बिक चुके हैं, सबका तालमेल हो चुका है, तो कौन बनेगा? इनका दुख दर्द कौन देखेगा? कौन इनकी मदद करेगा? देखिए, आश्वासन देने के लिए तो सिर्फ आश्वासन देने के लिए अभी 2 पार्टियों ने आश्वासन दिया है, लेकिन सहयोग के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है हमको। सहयोग के नाम पर मेरे एक मित्र हैं वरुण कुमार मेहता, जो कि बिहार शरीफ नालंदा जिला के नहीं हैं, दूसरे जिला के हैं। बिहार के ही है लेकिन दूसरे जिला के हैं। उन्होंने बस मेरा सहयोग किया। एक त्रिपुरारी मोहन मिश्रा है, वो भी दूसरे जिला के हैं, उन्होंने मेरा सहयोग किया। इन 2 व्यक्तियों को छोड़ करके तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको मैं कह सकूं कि हाँ आपने पूरे मन से मेरा सहयोग किया। कोई भी नहीं किया। तो अभी देखिए, आपको जब क्या कहते हैं धर्मेंद्र कुमार जी का जो बयानबाजी हो रहा था भाकपा माले का, उस समय भाकपा माले अधिकारी ने मेरे पास कॉल किया कि हम लोग आपका सहयोग करेंगे, लेकिन सहयोग के नाम पर उस दिन सिर्फ फोन करके वीडियो बनवा लिए कि हाँ हम लोग आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है। मैंने कहीं से भी भाकपा माले के जो अधिकारी मेरे को कॉल किए थे उनका नंबर निकाल कर उनसे कांटेक्ट करना चाहा तो उनके पास फुर्सत नहीं था, तो बात नहीं हो पाई थी। अब देखते हैं, उनसे भी कोई उम्मीद होता है कि नहीं होता है, वो मेरा सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे आशा तो मुझे नहीं है कि कोई सहयोग करेंगे, क्योंकि मेरे नालंदा जिला में मैंने एक चीज देखा है, अगर पैसा है तो आपको 4 सहयोगी मिलेंगे, अगर पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से, वीडियो देखने वाले सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इनका आवेदन जो अटक जाता है, अधिकारी के टेबल तक नहीं पहुंच पाता है, या पहुंच पाता है तो कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को इतना शेयर करें और ताकि अधिकारियों के पास पहुंच सके। और इस तरह से जो कर्ज में डूबे हुए लोग, परिवार जो दुनिया छोड़ देते हैं या फिर गलत कदम उठा लेते हैं, उन सारे चीज़ों को देखने के लिए, मतलब कि इस तरह का कोई और कदम ना उठा पाए, तो इन सारे चीज़ों के लिए बचने के लिए आप एक वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में दें। और आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं कहना बस यही चाहूँगा डीएम साहब से और एसपी साहब से कि सूदखोरी और घूसखोरी पर लगाम लगाया जाए, अन्यथा एक परिवार आज बर्बाद हुआ है, पता नहीं कितने अन्य परिवार इस सूदखोरी और घूसखोरी से पीड़ित है। कितने परिवार बर्बाद होंगे इसकी कोई गिनती भी नहीं है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो ये
हमारे समाज में कोरोना वायरस की तरह फैल रहा है और फैलेगा भी अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो। इसलिए आपसे आग्रह यही करता हूँ कि इस पर लगाम लगाइए। और SIT गठन करने से कुछ नहीं होता सर। SIT गठन करना है तो जीवित व्यक्ति का कीजिए, मृत व्यक्ति करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको इंसान जो चला गया उसका आप SIT गठन करके कर क्या लीजिएगा? सही बात है। अगर हाँ वो चला गया है तो उसको SIT गठन करने से बेहतर है उसको कुछ मुआवजा दीजिए, ताकि उसका एक परिवार जो है, उसका एक बेटा बच गया है, उसको कुछ राहत मिले, बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। आप उसके लिए आप SIT गठन कीजिएगा, जिसके लिए आपको करना है उसके ऊपर तो आपके नजर तक नहीं जाती है, बात क्या कीजिएगा आप। तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से नाराजगी ये व्यक्त कर रहे हैं और किस तरह से इन्होंने बातों में रखा कि आत्मदाह का रास्ता मैं भी अपनाऊंगा लास्ट में थक हार करके। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए फिर